ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है मोदी सरकार के 11 वर्ष। आप सभी जानते हैं कि गत 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में का पहला वर्ष समाप्त हुआ और कुल मिलाकर के मोदी सरकार 11 वर्ष से सत्ता में है। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या उनकी खामियां रही, क्या कमजोरियां रही, उन सब पर आज हम परिचर्चा करेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन का एक पर्चा उन्होंने जारी किया, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में मोटा मोटी जानकारी दी है। उसके मैं सिर्फ आपको जो मुख्य बिंदु बता रहा हूँ। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वाली गरीब कल्याण योजना, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, मुद्रा योजना, 112 आकांक्षी जिलों में विकास, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के ये सभी उस नई सोच का हिस्सा है जिसने सिस्टम की सेवा में बदला, जिसको सिस्टम को सेवा में बदला। केंद्रीय मंत्री ने किसान और नारी शक्ति, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर व हेल्थ केयर का विकास, इन सब चीज़ों पर एक काफ़ी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है। 11 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों को बेहतरीन बताया गया है। दूसरी ओर संसद में और संसद के बाहर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना भी की है, कहा कि कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ प्रचार ही हुआ है। उन्होंने एक एक करके मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैंने मुख्य बताया। इन्हें एक डेमोक्रेसी में एक जनतंत्र है, वहाँ पर दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्या उपलब्धियाँ रही हैं और उसकी क्या समालोचना हुई है। चूँकि भारत एक गणतांत्रिक देश है, तो आज इन 11 वर्ष को हम समालोचना करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में 2 राजनीतिक पार्टियों के लोगों को बुलाया है और 2 वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया है। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाएं ओर बैठे से शिशिर बाजोरिया, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है पश्चिम बंगाल में। उनके पास ही बैठे से राज मिठोलिया, वरिष्ठ पत्रकार, कलकत्ता प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष। और उनके पास बैठे श्री विश्वजीत मतीलाल, वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ संवाद विश्लेषक भी हैं। स्टेट्समैन और आनंद विहार पत्रिका जैसे 2 बड़े लीडिंग समाचार पत्रों में काफ़ी वर्ष तक संबंध रहे हैं। और अंत में बैठे श्री अरुण माहेश्वरी, मार्क्सवादी चिंतक। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत श्री शिशिर बाजोरिया जी से करते हैं, चूँकि वे शासक दल के स्पोक्समैन हैं, प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी के जो उपलब्धियां बताई गई, हम चाहते हैं कि आप उनमें किन किन उपलब्धियों को विशेष रूप से उनको रेखांकित करेंगे पब्लिक के सामने हमारे ताजा टीवी के मार्फत। श्री शिशिर बाजोरिया। धन्यवाद नेवर जी। सबसे पहले मैं इस विषय में आने के पहले आपसे अनुमति लेता हूं। जो अहमदाबाद में जो दर्दनाक भयावह जो विमान दुर्घटना हुआ है, उसमें शोकाकुल परिजनों के लिए हमारी संवेदना। जी बिल्कुल, हम साथ हैं आपके इस मामले में। इसमें तो हम सभी साथ हों, सभी साथ, कोई दो मत नहीं है। दर्दनाक। और अरुण जी, आप भी साथ हैं ना? सभी साथ। नहीं, जस्ट पूछ लिया, सभी साथ। अच्छा, अब आते हैं विषय पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। ये केवल शीर्षक नहीं है, ये इस वाक्य में हमारे पूरे 11 साल का परिचय है। अब नेवर जी बहुत अहम मुद्दा बोले कि विपक्ष ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, केवल प्रचार हुआ। एक शब्द एक में बोल दूं क्या हुआ। जब मोदी सरकार शासन में आया, आज से ठीक 11 साल पहले, भारत की गिनती विश्व के पटल में नाजुक 4 में होती थी, नाजुक 4।
आज हम सशक्त 4 में हैं, अर्थनीति में हम ऊपर से चौथे पावदान में हैं। पहले हम जब आए थे 11 साल पहले तो हम नाजुक 4 में हमारी गिनती होती थी, अंग्रेजी में बोला जाता था फ्रेजाइल 4, और आज ये शायद इसी एक गागर में शायद सागर भरा दिए, इसी में सब कुछ आ गया है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से बोलता हूं। रक्षा क्षेत्र में आइए। रक्षा क्षेत्र में भारत हमेशा बाहर से आयात करने पर निर्भर था। वो आत्मनिर्भर भारत के तहत वो चीज काफी कम हो गया। देखिए, हट नहीं सकता है, अभी भी बहुत आयात है, बट कम की ओर जा रहा है। और उसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि जो रक्षा उत्पादन है उसका 30% हमारा निर्यात है। ये पहले बार हुआ है कि भारत का डिफेंस इक्विपमेंट रक्षा के क्षेत्र में हम बाहर बेच रहे हैं। और अब की ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज दिखा दिया, हमारा बनाया हुआ ब्रह्मोस, उसने जो मार किया, जिस सटीक मार किया, एक जगह नहीं कई जगह, वो दिखा दिया कि भारतीय उत्पादन का क्या महत्व है। फिर इन 11 सालों में अनुच्छेद 370 का निराकरण, ये अब इसके बाद देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही जो रेलवे पुल बना, जो सबसे ऊंचा आर्च पुल है रेलवे का, इससे कहां खुशहाली आई? कश्मीर में। आज देखिए, कश्मीर को खाली आप एक चीज उसको एक जगह में केंद्र करके एक कोने में रख दे और कुछ न करें, वो बोले भाई 370 ही है सब कुछ। भैया 370 हटा के जो लाभ मिला है वो कश्मीरी को मिला है, साधारण कश्मीरी को मिला है, और इसलिए वहां पर आप खुशहाली देखिए। आज पाकिस्तान पहलगाम क्यों किया? क्योंकि उसको दिख रहा था कश्मीर उठ रहा है। कश्मीर में अब की पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से होटल के कमरे नहीं मिलते थे, अनाप शनाप दाम पे मिलता था, क्योंकि उतने पर्यटक जाते थे। आज भारतवर्ष रेलगाड़ी पे चलता है, विमान बहुत, आज हम विमान, नागरिक विमान देखें तो दुनिया में अमेरिका के बाद हम ही हैं, बट फिर भी जो भारतवर्ष है, 3 करोड़ लोग दिन प्रतिदिन डेली रेलगाड़ी में सफर करते हैं। आज देखिए हमारे रेलगाड़ी के स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है, कितना बुरा हाल है। वहां जो यात्री जाता है कि उसको कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलना चाहिए। ये जो अमृत स्टेशन चालू हुआ है, एक एक स्टेशन देखिए, देखने में लगता है तो शायद विमान अड्डा आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है। क्यों? आज जो एक साधारण भारतीय, क्या उसके लिए कुछ नहीं, खाली जो प्लेन में उड़ेगा उसी के लिए सब कुछ। आतंकवादी के प्रति जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और जब एक एक करके देखिए, एक है, अब उसको आप जो भी देखें, जिस दृष्टि से देखें, जो व्यक्ति एक साधारण मनुष्य को, मजदूर को गोली से छन्नी कर देता है, उसके संग क्या बर्ताव होना चाहिए? अब कोई बोलते हैं नहीं नहीं आप न्यायिक बर्ताव करो। भैया आप ऐसा करो, जब वो किसी को मारता है, वो किसी अर्धसैनिक बल को मारता है या कोई साधारण व्यक्ति को मारता है, तब तो कम से कम बोलो, उसका भी तो न्याय करो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में आने, उसको भी लेके चर्चा, उसको लेके आलोचना कि ये क्यों दे रहे हो, तो फिर आप सामर्थ्य कहां होगे? भैया आज हमारे भंडार में लगभग 7.5 लाख टन अनाज है। अरे कम से कम जो हमारे आवाम है उनको क्यों नहीं देंगे मुफ्त में? नहीं तो देखिए, यदि इतना बड़ा आपका भंडार हो ना, तो चूहे हार्ट अटैक से मर जाएंगे वो अनाज खा के। जो होता था स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत आज पूरे विश्व में जाना जाता है। क्योंकि देखिए, बाद में आप विदेश में कहीं बात करें तो स्वच्छ भारत, कोई लोग बोलते हैं लैट्रीन क्या होता है, भाई हमारे सब कोई किसी के दिमाग में नहीं आता। बट हमारे यहाँ तो सही है ना, हमारी महिलाएं सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जाती थी। आज इतने जो ये शौचालय बने हैं। दूसरा है
15 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, 68 लाख सड़क, हाँ सड़क में जो रेडी लगाते हैं जिसको स्ट्रीट फूड वेंडर बोलते हैं, उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगा? उसके पास कोई संपत्ति नहीं कि गिरवी रख के वो लोन ले सकता है। तो उसको जो लोन मिला है वो पीएम स्वनिधि योजना में मिला है। आज मुद्रा योजना उसके लिए है जो उसके पास कुछ नहीं है बैंक को देने को। देखिए, ये अपने इतने बड़े जनसंख्या के देश खाली बोलो नौकरी दो, आप नहीं दे सकते हो। आपको, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जॉब सीकर के जगह जॉब गिवर बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा, यदि एक पान दुकान भी एक आदमी खोलता है तो जैसे पान दुकान आगे बढ़ेगा तो वो एक असिस्टेंट रखेगा, वो एक सामान खरीदने वाला रखेगा, देखते देखते 3 आदमी को वो नौकरी दे देगा, जो नहीं तो वो खुद नौकरी के पीछे लगा था। तो ये कहां से उसके पास, वो पान वाले के पास भी पूंजी कहां से आएगा? ये आएगा मुद्रा में। ऐसे तो मैं बोलते जाऊंगा, बहुत लंबा है। आप स्वच्छ भारत का बोला, डायरेक्ट ट्रांसफर में 20 करोड़ महिलाओं के पास राशि गया है। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री संसद के पटल में बोले थे 1 रुपया जो सरकार देता है वो मिलने वाले के जेब में कोई 15 पैसा भी नहीं पहुंचता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे। ये डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ है? डायरेक्ट ट्रांसफर में सीधा उसके जाता है। एक राज्य उसके खिलाफ था जो डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए कोई भी अकाउंट का डिटेल नहीं दिया, दुर्भाग्यवश हमारा राज्य पश्चिम बंगाल। अब 1 मिनट, हम क्योंकि हम यहाँ पश्चिम बंगाल में हैं तो थोड़ा पश्चिम बंगाल का भी देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि भाई केंद्र दोहरा हमसे व्यवहार करता है, वो हमें अलग रखता है। टैक्स डिवोल्यूशन जो होता है, जो पूरा टैक्स जिसका जो कोष है उसमें हर राज्य को उसका हिस्सा जाता है। ये 11 साल में जो बंगाल को मिला है, पिछले 10 साल का देखें, जो यूपीए सरकार जहां की तृणमूल उस गठजोड़ में भागीदार थी, 4 गुना ज्यादा मिला है, 4 गुना। ग्रांट इन एड जो आया केंद्र सरकार से, ये 11 वर्ष में पश्चिम बंगाल को वो भी 4 गुना ज्यादा मिला है। भाई आप कहां बोल रहे हो आपको नहीं मिलता है? सवाल क्या है कि आप जो पैसा खर्चा करते हो उसका लेखा जोखा तो देते नहीं हो। आपके पास तो जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। देखिए, सरकारी पैसा तो किसी के अपने पैतृक संपत्ति नहीं है कि दे देगा। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश में अधिकांश दल जो हैं वो पैतृक संपत्ति पे चलते हैं, क्योंकि वो रजवाड़ा है तो उनको पैतृक संपत्ति छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। उनको तो दिखता है कि भाई हमारा ही है। अब उसमें अपने देश में एकाध दल को छोड़ के सभी ऐसे। तो यहाँ पर हमारे जो शासक दल है बंगाल में, वो तो सब चीज पैतृक मानते हैं। वो तो साफ बोलते हैं हमसे हिसेब चाहिए ना। अरे हिसेब ना चाहिए अपना के टाका अपनी पाबेन कोत्थे के, किंतु उसके बावजूद ये आया है। दूसरा है कि हाँ, एक साधारण व्यक्ति के लिए हमेशा जब मुद्रास्फीति होता तो सबसे बड़ा जो जहां पर लोगों को अखरता दाल। आज एक जो शाकाहारी है उसके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया है शाकाहारी दाल। वो भी इसको दुर्बल प्रोटीन बोलते हैं, बट वही है, क्योंकि हमारे देश में दाल का उत्पादन इतना कम था, उसका दाम हर साल एकदम गगन चुमता था। 7.5 गुना ज्यादा दाल का उत्पादन हुआ है। केवल दाल पे पूरा फोकस किया गया। आज एक शाकाहारी के लिए, आज एक साधारण मनुष्य के थाली में एक अनाज, दाल और एक सब्जी यदि मिल जाए बहुत है। यही तो है। उसमें यदि दाल वो खरीद ना सके, और ये हर साल होता है, तो पूरा केंद्र करके, जैसे कि एक साधारण व्यक्ति का जो थाली है उसके थाली का भी दाम गिरे, उसको वो तो बेगर खाए वो जिएगा कैसे?
और हाँ, ई टेंडर, जितना चोरी टेंडर में होता था, जो कागज में टेंडर होता था, बहुत, माने अब हम टेंडरों में चोरी अब शून्य के तरफ हम पहुंच गए, क्योंकि सब ई टेंडर होता है। आप वेबसाइट में जाओ, आप अपना रेट ऑफर करो, वो वेबसाइट में आप सब दिखेगा आपको। आप ये नहीं कर सकते, देखो कागज में तो मैं टेबल के नीचे क्या छिपाया आपको क्या पता है। ई टेंडर हुआ, आज ये हमारे देश में हुआ 11 साल में। आज 11 साल में आप देखें, हाँ, हमारे अन्न का उत्पादन 2013-14 वर्ष में 26.5 करोड़ टन था, जो अभी 34.5 पौने 35 करोड़ टन है। ये हमारे किसान भाई इसका उत्पादन किए, हमारे देश के अन्नदाता हैं। बट ये सब हुआ है जिससे पूरे देश का अर्थव्यवस्था, मैं अभी एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़ रहा था। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये बोलता है, अमेरिका में अभी जो काफी समस्याएं चल रही हैं उनके नए नीति को लेके, तो उससे अर्थव्यवस्था काफी ऊप-चूक हो रहा है। केवल अमेरिका में नहीं, इसका प्रभाव बहुत देशों में पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है एकमात्र देश है जो अभी एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वो देश है भारत। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.3% के हिसाब से आगे बढ़ेगा। यह है 11 साल का लेखा जोखा। श्री शिशिर बाजोरिया ने बहुत ही सिलसिलेवार इन 11 वर्ष की उपलब्धियां, मन कहाँ कहाँ हमारा देश आगे बढ़ा है, किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, उसके बारे में सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। उसको बहुत दोहराने की जरूरत है, कुछ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पहले हम नाजुक 4 में थे, फ्रेगाइल 4 में, अब हम सशक्त 4 में हैं। हमारी इकोनॉमी 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है। डिफेंस के क्षेत्र में हम सारे बड़े इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे, हम बनाते हैं और हमें कुछ इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। ये उनका 317 हटाया। पहलगाम के मुद्दे पर भी उन्होंने बातें रखी। रेलवे में काफ़ी प्रगति हुई है, रेल स्टेशन में, रेलवे की लाइन में उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया। कश्मीर के अंदर में सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल बना। आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस किया। और गरीब कल्याण योजना में चूँकि हमारे पास में ग्रेन थे, हमने गरीबों को उपलब्ध कराया 81 करोड़ लोगों को। स्वच्छ भारत और इवन वेंडर्स जो थोड़े, उनको भी लोन मिलने लग गया। ई टेंडर के जरिए जो भ्रष्टाचार होता था वो करीब करीब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी 4 गुना पहले से यूपी सरकार, उससे 4 गुना ज़्यादा हमने पैसा दिया है, ग्रांट भी हमने ज़्यादा दी है, लेकिन वो लोग हमें वो देते नहीं, हिसाब नहीं देते हैं। ये दिक्कत आती है उनके साथ में। और उन्होंने बहुत छोटी बात थी, बहुत के लिए जो दाल है, जो सबसे ज़्यादा लोग खपत करते हैं, वो दाल में जो प्रोटीन है उसको उपलब्ध कराया, उसकी दाल के प्राइसेस कम कराए, आदि आदि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की शिशिर बाजोरिया जी ने। इस प्रकार उन्होंने कहा कि कैसे भाजपा की 11 वर्ष की मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धि हुई, कैसे बढ़ा आगे। आइए हम बात करते हैं पत्रकार राज मिठुलिया साहब से। राज मिठुलिया जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वर्षों से हिंदुस्तान, सन्मान, कई अखबारों में आप काम कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपने कांग्रेस का जमाना भी देखा है, बंगाल में सीपीएम का टाइम भी देखा है, उन सब के कंपैरिजन में ये जो 11 साल सरकार बनी है मोदी जी की, आपको क्या लगता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो नेवरी जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, खासकर कि जो आपने विषय चुना है, वाकई वो आज जैसे बताया 11 साल पूरे हो गए हैं, तो बनता एक परिचर्चा हो रही, अच्छी परिचर्चा है। तो मेरे पहले शिशिर भाई ने सारी बात, हर बिंदुओं पर उन्होंने रोशनी डाली है, बखूबी रोशनी डाली है, बड़े विस्तार से, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। जो सवाल आपने किया मैं उसी पर कुछ रोशनी डालूंगा, कोशिश करूँगा। 11 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और जब आपने कहा कि इसकी पहले की सरकारों को जो मैंने देखा है, अगर मैं हम उनमें तुलना करें, कंपेयर करें, तो वाकई मुझे लगता है कि कुछ काम हुआ है। ऐसा कुछ खामियां भी रही हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार रहे किसी भी राज्य में, केंद्र में, तो काम, जब सरकार काम करती है तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं उससे,
कुछ गलतियां होती है जानबूझकर और कुछ ऐसी गलती हो जाती है। जो जानबूझकर गलतियां होती है उस पर उंगली उठती है, उस पर जनता को सवाल करने का पूरा हक होता है। जो जानबूझकर गलतियां होती है और जो ऐसे ही हो जाती है उस पर कम से कम जनता सोच सकती है। अब देखिए राजनीति की जब बात होती है, जब अर्थव्यवस्था, कोई भी सत्ता हो उसको चलाने के लिए उसमें अर्थ की बहुत जरूरत होती है। कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए जो सत्ता केंद्र में होती है, सत्ता में होती रहती है जो सरकार, वो अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए कई योजनाएं लागू करती हैं। जैसे मैंने पहले भी इस यहाँ पर कहा था मैंने कि आज से शायद 34 साल पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक सभा हुई थी इंडियन चैम्बर्स में, मैं कवर करने गया था। तो वहाँ उनके अध्यक्ष जी ने कहा था कि देखिए जितनी योजनाएं बन रही, आज से मैं 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जितनी योजनाएं बन रही है वो तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक हम जन नियंत्रण पॉपुलेशन पर कंट्रोल ना कर दें। ये बहुत बड़ी बात कही थी, ये 32 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। तो जितनी योजनाएं बन रही हैं, अब हम जब तुलना करते हैं चाइना इंडिया की बात करते हैं, चाइना इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, क्या सारी बातें होती थी। हमेशा जब बात करते हैं तो हमेशा चाइना बीच में आ जाते हैं कि नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? लोग ये नहीं सोचते कारण क्या है चाइना में। वहाँ इतनी पार्टियां नहीं, वहाँ 1 पार्टी रूल और नियम को सबको पालन करना होता है, 1 रूल सबके लिए। हमारे यहाँ कई रूल बने हुए हैं, वहाँ चाइना इसीलिए नंबर 1 बना हुआ है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है इतना मजबूत है, यह सबको बोलने का अधिकार है। अब ये पार्टी, ये सरकार ये दोबारा तीसरी बार आ गई। ऐसा लग रहा था कि शायद जो दो समर्थन कर रहे हैं उनको, नीतीश कुमार जी और नायडू, शायद वो कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर भी रोशनी होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और एक बात मुझे लग रही है, कहना चाहिए मुझे, हर पार्टी के अंदर कुछ ऐसी घटना घट जाती, जैसे अभी पहलगांव की घटना घटी, जो टीवी में रोज देखते थे। कुरैशी जो हमारे आर्मी की जो है वो वक्तव्य रख रही थी, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री ने जो गलत बातें कही, असामाजिक बातें कही, उसके खिलाफ बीजेपी ने कुछ नहीं कही। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बीजेपी के लिए। इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। ये इनकी ये कमी रहेगी इस पार्टी के, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। तब बीजेपी कहती कि हमारे 11 साल में जबरदस्त काम हुआ है, हमने ये भी करके दिखाया, अपने मंत्री को मैंने बर्खास्त किया। वो एक गलत काम हुआ बीजेपी के। वो इस तरह कई बातें, जैसे मूल्य वृद्धि, ये भी चरम पर है। तीसरी बात हम कह रहे हैं, अपने लोगों की बात करते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो प्राइवेट काम करते थे, सीनियर सिटीजन, उनके लिए उन्होंने कुछ क्या किया मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए? रेलवे में जो मिलता था सीनियर सिटीजन का वो भी उन्होंने रोक दिया। ईपीएफ का कोई मामला नहीं है। इस पर इनकी खामोशी क्या कहती है? जो सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे? आपके यहाँ जो बड़े आलोचक थे हिंदी के, श्रीनिवास शर्मा जी, वो अक्सर मुझसे कहते हैं, मठौलिया बोलते थे, देखो मैं आज काम कर रहा हूँ बिकॉज हम गवर्नमेंट में नौकरी में थे, हमें पेंशन अच्छी मिलती है, तुम लोगों को क्या मिलता है? मतलब हम लोगों को प्राइवेट में, वो गवर्नमेंट उस बैंक में थे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए मैं ये हूँ कि मैं एक्टिव हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग हैंडसम पेंशन। ये श्रीनिवास शर्मा जी कहते थे। तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आए, सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को भी सर्वांगीण विकास के मामले में हर पक्ष को देखना चाहिए। एक पक्ष और भी है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति का खेल जो है वो उस पर अंकुश रखना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, विकास बहुत हो रहा है, विकास तो हो रहा है इस देश में, कोई तुलना नहीं है। विश्व में एक लंका बज रहा है भारत का, जैसे सीसे भाई ने कहा, आज अर्थव्यवस्था चौथी पहुंच गई, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल काम तो बहुत हो रहा है, कुछ कमियां भी है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इस गवर्नमेंट को। श्री राज मिठोलिया ने, जैसा पत्रकार के रूप में हमने उनसे उम्मीद की थी, उन्होंने कहा कि विकास हुआ है, बहुत बड़ा काम भी हुआ, अच्छा काम भी हुआ, लेकिन कुछ खामियां भी गवर्नमेंट की उन्होंने गिनाई। उनका एक पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के जो बहुत बड़ी एक हमारी एक माइनस पॉइंट हमारे देश के सारी अर्थव्यवस्था, सारे आर्थिक जो प्रगति है वो उसको खा जाता है पॉपुलेशन, तो उसमें कोई नहीं हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर ने
बहुत सी बातें कही, उन पर अंकुश लगना चाहिए था, उनको निकाल देना चाहिए था, इन्होंने कोई नहीं लिया। मूल्य वृद्धि चरम पर है। उनका सीनियर सिटीजन के लिए जो सुविधाएं मिलती थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक हैंडसम पेंशन मिलता था, वो इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये भी एक उनकी खामी रही। और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर के जो जिस ढंग से उछाला गया वो चीज़ उचित नहीं है, ये कहना था राज मिठोलिया का। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन ये कुछ जो खामियां भी रहीं इस गवर्नमेंट की, उनको एक एक करके उन्होंने गिनाया था। इस प्रकार हमने पहले शिशिर जी से बात की, पत्रकार राज मिठोलिया से बात की। इसके पश्चात हम अन्य अपने दो प्रतिभागियों से और बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार की 11 वर्ष। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के स्पोक्समैन श्री शिशिर बाजोरिया जी ने 11 वर्ष की उपलब्धियों को सिलसिलेवार बताया। उसके पश्चात राज मिठोलिया जी ने कहा काम हुआ है, लेकिन कुछ खामियां भी रही हैं, उन्होंने बताया। आइए हम विश्वजीत मतीलाल से बात करते हैं। मैंने कहा कि वो बहुत बड़े सीनियर कम्युनिकेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्टेट्समैन और आनंद विहार पत्रिका स्टेट्समैन, उस जमाने में जो स्टेट्समैन बहुत बड़ा अखबार हुआ करता, उस वक्त इनके साथ लगे हुए थे और आनंद पत्रिका में भी काम कर चुका। मतीलाल साहब, आपका स्टेट्समैन का हमको याद है, जब बचपन में पढ़ते थे तो स्टेट्समैन में जो छपा था उसी को सबसे ब्रह्म वाक्य माना जाता था। मैंने ये चीज, चाहे प्राइम मिनिस्टर बोले कुछ भी बोले, स्टेट्समैन छप गया मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया। तो वो ब्रह्म वाक्य, हालांकि वो स्टेट्समैन की स्थिति आज नहीं है, लेकिन आपका पुराना काम किया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो सरकार हमारी मोदी सरकार 11 वर्ष का जिक्र शिशिर बाजोरिया जी ने बताया, फिर मिठोलिया जी ने बताया, आपकी दृष्टि में, पत्रकार की दृष्टि में, आपकी कलम की दृष्टि में कैसे तोलते हैं उसको आप? जी, पहले मैं तो शुरू करेंगे ऑब्वियसली अपना जो ऑपरेशन सिंदूर आज मोदी सरकार ने दिखाया कि फायर पावर एंड अलर्टनेस एंड एलैक्रिटी जो भारत हमारा सशस्त्र सेना दल ऑल द विंग्स, वो लोग जैसे रिस्पांस किया, ये तो पहले हमको कहीं याद नहीं आ रहे। एक दशक का शासनकाल में मोदी सरकार ने भारत को राजनीतिक स्थायित्व दिया और इसका फायदा देश में एवं विदेश में भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। अभी 11 साल चल रहा, तो हम कई दिन से हम देख रहे हैं क्या वेरी एग्रेसिव मीडिया स्प्लैश चल रहा। अगर हम टीवी देखते, अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं और सड़क पे चलते हैं, सारी जगह पर मोदी 11 को जय जय देखता और सुनता और पढ़ते हैं। ये सब मोदी जी को हेल्प करेगा कि नहीं, वो तो समय ही बताएगा। कुछ साल पहले वाजपेयी सरकार ने भी शाइनिंग इंडिया कैंपेन इसी तरह निकाले थे, मगर सरकार किसने बनाया? सरकार बन गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की। कुछ लोग बोलते हैं नेवार साहब कि ढोल बजाओ शादी में, ढोल बजाओ पूजा में, मगर और दूसरे कोई जगह में ढोल नहीं बजाने का है, नजर लग जाएगा। तो अभी देखिए, हमने अभी सुना कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने कम से कम 33 में जो गलती किए हैं, ये लिस्ट काफी लंबा है, अभी इतना वक्त तो नहीं मिलेगा,
लेकिन एक हम प्रश्न करना चाहते हैं, आशा है कि हमारा बजोरिया साहब ने भी हमको कुछ आलोकपात कर सकेंगे। लोकसभा में कोई डेप्यूटी स्पीकर है क्या? 11 साल से लोकसभा में कोई डेप्यूटी स्पीकर है नहीं। क्या ये गणतंत्र है? अपोजिशन का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड उसका कुछ से होना चाहिए। कुछ एक शिल्पपतियों मोदी सरकार का घनिष्ठ है, आप लोग जानते ही है वो कौन है और उसे कितना मदद मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी का गुस्सा अपनी छाती पर बड़ी समय तक स्टोर कर नहीं सकते हैं और उनको मतभेद इतना नापसंद है। फरवरी 2021 बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन बनाया था। इट वाज द पैंडेमिक वाज देयर। तो रेजोल्यूशन क्या था? थैंक यू मोदी सरकार फॉर द गुड कोविड हैंडलिंग। मगर दुर्भाग्यवशत तुरंत सेकेंड वेव आ गया था। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलती थी, ऑक्सीजन नहीं था, काफी लोग बिना इलाज चला गया। 25 अप्रैल 2021 से मोदी जी ने पूरी 3 सप्ताह दिखा ही नहीं दिए और वो थैंक यू मोदी जी जो रेजोल्यूशन बीजेपी ने लिया था उसको वेबसाइट से हटा दिया गया। अभी हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर का सफलता से जरा बूंद हुए है, लेकिन हम लोग को वास्तव देखना चाहिए। हाँ, जैसा मिठोलिया भाई बोला, सरकार कुछ काम तो सही किया। सरकार, we can say we are having a corruption free government. बजोरिया साहब ने भी उसको रेफर किया। But what about unemployment? UPI payment system has been successfully implemented. कोविड का बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी was एक समझदारी पदक्षेप, लेकिन डिमोनेटाइजेशन को हम भूलें क्या? डिमोनेटाइजेशन का फायदा क्या हुआ, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। बजोरिया साहब ने आर्टिकल 370 को रेफर किया था। देयर इज नो स्टोन थ्रोइंग इन कश्मीर नाउ, बट ये लग रहा है आम आदमी को कि देयर इज मोर पब्लिसिटी देन वर्क। प्रचार ज्यादा चल रहा है। हाँ, अभी चेनाब रिवर में जो ब्रिज बना सही बना, उसमें भी मतभेद आ रहे हैं कि उसको सैंक्शन किसने दिया था, उसको भी कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए था क्या? और एक चीज ये भी बजोरिया साहब भी बताए थे कि डायरेक्ट बेनिफिट टू द आम आदमी अभी डायरेक्ट बैंक में जा रहे हैं, बट फॉर द एल्डरली जो कठिन केवाईसी व्यवस्था चल रहे हैं वो थोड़ा सीनियर सिटीजन परेशान कर रहे हैं। मेड इन इंडिया
स्टार्टअप कंपनीज, उन लोग का बहुत मदद मिल रहा, देश जरूर आगे बढ़ रहा और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन देयर इज अनसिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जामताड़ा गैंग टाइप का चक्कर आप लोग सबको मालूम है। उसका लिए कोई फुल प्रूफ व्यवस्था कर लिया जाए तो आम आदमी विल भी निश्चिंत। अभी हम देखा सरकार एसी का जो 26 में चलेगा क्या 28 में चलेगा, इसमें जरा ज्यादा ही मदद दे रहे हैं। बट अभी ये भी पॉइंट हमारा पहले बाजोरिया जी नहीं, हमारा मिठोलिया भाई ने बोला, क्या एल्डरली अनफ्रेंडली कुछ स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं। रेलवे किराया में जो एल्डरली जो सीनियर सिटीजन का जो छूट मिलता था, दैट इज बीइंग विथड्रॉन। तो मोदी जी का एक चमकीला उपस्थिति दिखता है हम लोग टीवी में, मगर वास्तविक में ये चित्र इतना उज्जवल है क्या, किसको पता। श्री अभिषेक मतीलाल जी ने कहा कि 11 वर्ष में कई मामलों में प्रगति हुई है, काम भी हुआ है, लेकिन उन्होंने एक पत्रकार के रूप में कई ऐसी बातें बताई जो सरकार के विरुद्ध में भी हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लेकर बात उन्होंने कही, उसको लेकर के जो भी हो रहा है, राजनीतिक स्थायित्व निश्चित रूप से हुआ है, एग्रेसिव मीडिया फ्लैश हो रहा है, सोशल मीडिया का जिक्र किया उन्होंने। वाजपेयी साहब ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वाजपेयी सरकार आउट ऑफ पावर भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि 33 मेजर मिस्टेक्स को लेकर के हुआ है, विपक्ष ने जारी किया है, उसको भी देखना चाहिए। एक उन्होंने बताया लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट था लेकिन अब नहीं है, तो ये जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जो अपोजिशन है उसका से भी होना चाहिए जनतंत्र में, बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी कई मामलों में जो कोविड के मामले में हुआ था सब किया, उसको जो बाद में नेक्स्ट टाइम जो हुआ उसके लिए बेड नहीं थे, ये नहीं थे, बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी उन्होंने बताया। और जो ब्रिज का बहुत बड़ा ब्रिज बना, इसकी शिशिर जी ने जिक्र किया, और वास्तव में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बना, लेकिन उसके क्रेडिट सिर्फ उनको नहीं है, उसके पहले उसका फाउंडेशन ले कर दिया गया था। ये तो कई बातें, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। डायरेक्ट मनी टू सिटीजन कहा, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए आपकी जो चीज़ें जो थी वो भी चली गई उनके हाथ से। उन्होंने कहा कि जामताड़ा गैंग का क्या हुआ, इसका जिक्र किया। और सीनियर सिटीजन के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने कुल मिलाकर के मोदी जी का जो टीवी में जो एक छवि हम देखते चमकीली, क्या वास्तव में उतना उज्जवल है या अंधकार है, ये प्रश्नवाचक के साथ उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। इस प्रकार हमने इसके पहले राज मिठोलिया जी पत्रकार से बात की, इस बार हमने विष्णु मतीलाल से बात की। आइए हम अब बात करते हैं एक दूसरे पॉलिटिकल आदमी से। हमने शिशिर जी से शुरुआत की थी, श्री अरुण माहेश्वरी से, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो मार्क्सवादी चिंतक। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने शिशिर जी को सुना, दो पत्रकारों से भी समालोचनाएं सुनी, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस सरकार में जो जारी किया गया उसमें क्या लगता है कि वो जो इन 11 वर्ष की उपलब्धियां रहीं, या हम पीछे चले गए या हमारा नुकसान हुआ, इस बारे में आपकी क्या सोच है श्री अरुण माहेश्वरी? बहुत धन्यवाद नेवर जी, आपने मौका दिया इस प्रकार की एक बातचीत में शामिल होने का। दरअसल मेरा जो मानना है कि चीज़ों को कभी कभी यदि हम कुछ तुलनात्मक रूप में देखें तो शायद ज़्यादा स्पष्ट होती है। हम सिर्फ आत्म सीमित होकर के अगर देखेंगे चीज़ों को तो वो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अन्यथा तो 11 साल से शासन कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि मान ली जाए तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। हम जी रहे हैं, ये स्वयं में कोई उपलब्धि नहीं है। आप गौर कीजिए कि बगल का देश चीन आबादी में भी उतना ही बड़ा,
2014 में उसका जीडीपी पूरा जो उसका जो है 10.4 ट्रिलियन जीडीपी था, जो आज बढ़ करके 35 ट्रिलियन तक चला गया। और हम ढोल पीट रहे हैं अपने 4 ट्रिलियन का। तो हमारे कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में भी, कि दुनिया में 346 जो है विश्वविद्यालय चीन के, वो जिसको जो CWUR जो रैंकिंग कहते हैं, उसमें 346 विश्वविद्यालय है। और QS रैंकिंग में 71, भारत के 0 है, 0। हमारा कहने का मतलब कि ये जो परिस्थितियां है, इसको आप नकार नहीं सकते कि फेल्योर इन एक्सप्लॉइटिंग द पोटेंशियल्स इज आल्सो ए बिग लॉस। ये भी आप अपने जो है, आप अपने देश को नुकसान पहुंचाए है। ये 11 साल में जब चीन ने अपनी अभूतपूर्व प्रगति की, उस समय हम अभूतपूर्व रूप से हमारा पतन हुआ है। सच्चाई ये है कि जिस समय में मनमोहन सिंह सरकार छोड़ करके गए थे, वो जिस लेडर पर हमें रख के गए थे, उसके बाद आपने आकर के फिर जो झटके देने शुरू किए नोटबंदी के जरिए, GST को गलत तरीके से लागू करके, और उसके बाद फिर आपके लॉकडाउन को जिस तरीके से अविवेकपूर्ण ढंग से जो किया, पूरी इकोनॉमी की रीढ़ को आपने तोड़ दिया। और उसके परिणाम हमारे सामने है कि किस तरीके से जो है आज सिर्फ हम अपने अनुभव की, कुछ छोटे छोटे अनुभवों की बात बोल रहे हैं। तो बायरन की बात याद आती है कि दोज हू फील दे फाइंड द लाइफ ट्रेजिक, बट दोज हू थिंक दे फाइंड इट कॉमिक। तो हमें ये कॉमिक स्थिति लग रही है। हो क्या गया है कि मोदी शासन की सबसे बड़ी विशेषता हमें क्या लग रही है कि वास्तविक शासन की जगह एक अखंड प्रचार तंत्र ने ले लिया है। आंकड़ों को तोड़ना बरोड़ने में तो इनकी मास्टरी है, और उपलब्धियों का घोषणाओं को उपलब्धि बताते हैं, घोषणाओं को ही काम बताते हैं, और आलोचना को राष्ट्रद्रोह बताते हैं। ये प्रचार की दुनिया ऐसी बनाई है इन्होंने कि जिसमें यथार्थ की कोई जगह ही नहीं रही। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है, जिससे आप अगर रूबरू नहीं होते हैं तो कभी भी आप कोई वस्तुगत ढंग से विचार ही नहीं कर पाएंगे। अभी कल के टेलीग्राफ में एक मैं लेख पढ़ रहा था शौकत मजूमदार का, माइंड एंड गन। उसमें वो लिखते हैं कि, उसको कोट मैं कर रहा हूं आपको, कि भारत की छवि की समस्या अब संकट की अवस्था में पहुंच चुकी है। देश को बाहर से जैसे देखा जाता है और जैसा चित्र उसकी मौजूदा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनके बीच की खाई एक त्रासदी या फिर हास्य का रूप ले चुकी है। ये वास्तविकता है। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नरेटिव के मामले में पाकिस्तान जैसे देश से हम पिछड़ गए बुरी तरीके से, और यहां तक कि हमारे एयर चीफ मार्शल को खड़े होकर कहना पड़ा कि हमारे यहाँ पर किस सारी अव्यवस्था फैली हुई है, कोई काम जो है सही समय से पूरा नहीं होता है, जिन चीजों को हमें जरूरत है वो हमें उपलब्ध नहीं होती है। और मोदी सरकार जब ये ब्रह्मोस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वो तो खैर पुराने प्रोजेक्ट थे उनको, लेकिन इसने तो किया कि वो जो रफाइल डील को पहले तो विकृत किया, और फिर पता नहीं किस प्रकार का क्या हुआ कि रफाइल सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। ये अब ये स्थापित सत्य है। अब ये जो है मतलब कोई छुपाने की, ढकने की चीज नहीं बची है। तो इन चीजों को जो है अपना समझने की जरूरत है हमारे। अब और जहां तक अपना पारदर्शिता का सवाल है, ये वो काल है जिसमें हम इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मतलब कांड को देखते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक बताता है, और जिस एक बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया हमारे शासक पार्टी ने जो है वो बटोर लिया। तो ये जो है ये पारदर्शिता का सख्त अभाव, और जहां तक अपना ये टेंडर में जो है, हम तो ये जानते हैं कि धौंस दिखा करके दूसरों के बिजनेस को हथियाया जाता है। ये जो कई इस प्रकार के कांड आ चुके हैं, CBI ED का प्रयोग करके बिजनेसमैन को डराया जाता है। राजनीतिक पार्टियों के
मतलब चुनाव में लेवल प्लेइंग नाम की चीज नहीं बची है। सारी संस्थाओं को जो है भ्रष्ट कर दिया जा रहा है, सारी संस्थाओं पर अपना दबाव बना दिया। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये चरम पतन का जो है ये कार चल रहा है और इस तरह से चल नहीं सकता है। आज भले ही लग रहा हो जब तक सत्ता में रहता है आदमी कभी भी उसे होश नहीं आता है, लेकिन पिछले 2024 के चुनाव में बड़ा झटका लग चुका है और हमारा मानना है कि आगे अब इनके लिए कोई भविष्य नहीं। श्री अरुण माहेश्वरी ने 11 वर्ष की शासनकाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमें तुलनात्मक ढंग से देखना चाहिए। चीन 2014 में जीडीपी 10.4 ट्रिलियन, आज वो 35 ट्रिलियन है, हम 4 ट्रिलियन का ढोल बजा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 346 विश्वविद्यालय चीन में जो स्टैंडर्ड के हैं, भारत में उसकी संख्या 0 है। एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटी में हम लोग फेल किए हैं। हमारा अभूतपूर्व पतन हुआ है, अभूतपूर्व प्रगति की जगह उन्होंने कहा अभूतपूर्व पतन हुआ है। कई झटके लगे जिस ढंग से हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा रखा था, उसके बाद में कई झटके, नोटबंदी, जीएसटी जिनसे लागू की गई, इकोनॉमिक रीढ़ टूट गई हमारी। उन्होंने कहा मोदी जो है वास्तविक शासन जो है वो वास्तविक शासन नहीं, वो पाखंड का शासन रहा है, ऐसे ही बताया उन्होंने। घोषणाओं को काम मान लिया गया, आलोचना को राष्ट्रद्रोह माना जाता है, तो एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने टेलीग्राफ में छपे एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि भारत की छवि जो है वो संकट की अवस्था में है। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की भी बात उन्होंने की, उसका नैरेटिव में पाक हमसे आगे निकल गया। इनका एयर चीफ मार्शल ने खुद आलोचना की कि भारत में जो डिफेंस की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, कुछ समय पर मिलता नहीं है, समय पर चीजें, उनको खुद उन्होंने कहा। उन्होंने पारदर्शिता के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का उदाहरण दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा इकट्ठा किया गया, नहीं बताया गया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं इसको आप बताइए, तब उनको बताना पड़ा। तो ये जो समस्याएं और जो हमारी एजेंसियां सीबीआई, ईडी, उनका दबाव सरकार पर बना रहा है, आदि आदि कई बिंदुओं को लेकर के श्री अरुण माहेश्वरी ने इस सरकार की 11 वर्षों की कड़ी आलोचना की। इस प्रकार हमने 2 राजनीतिक नेताओं से बात की, 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। हम उसके और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 वर्ष, और अभी हमारे चारों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बातें रखी। मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां बताई, जबकि 11 वर्ष की आलोचना भी की गई। हम शिशिर जी से चाहेंगे कि चूंकि उन्होंने शुरुआत की तो उसमें 1-2 बिंदु जो इन्होंने कहे हैं जिस पर आप उसके कोई जवाब में कह सकते हैं। तो करीब समय हमारे पास करीब खत्म हो गया। शिशिर जी, हम कोशिश करेंगे शिशिर जी और 2 इन्हीं के बीच में करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेवर जी बहुत संक्षेप जी में सॉरी, मैं कुछ बिंदुओं को दर्शकों के सामने रखूंगा कि मेरे ख्याल से एकदम गलत बयान दिया गया, एकदम सरासर गलत जी। ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल कुरैशी को लेके जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा, उस मंत्री ने खुद क्षमा याचना किया। अब उसमें कोई नहीं बोल सकता कि जो बोले उसके उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, बहुत गलत बोले। आज वो कर्नल महिला पाकिस्तान को चने चबा दिए, वो जो बोली, आज उनका हर जगह चर्चा होता, वो और भूमिका सिंह का, दोनों का, कि 2 महिलाओं को भारत ने सामने रखा। दूसरा, मैं ऑपरेशन सिंदूर में ही रखता हूं, अपने आप को केंद्रित रखता हूं 2 मिनट के लिए। दूसरा है कि यहां पर राफेल क्या किया, पाकिस्तान प्रचार में आगे बढ़ गया। अभी तो आप बोल रहे थे हम खाली प्रचार करते हैं, अभी आप बोलते हैं वो आगे बढ़ गया। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के जब 9 उनके आतंकवादी डेरे ध्वंस हो गए, उनके पास और क्या बचा था प्रचार के अलावा? वो जो एक हारा हुआ जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, वो और क्या कर सकता है? उसके पास और कोई है नहीं। जब उनसे पूछा गया, वो बोले हमने 5 विमान गिरा दिए भारत का। तो भाई एक फोटो तो दिखाओ। बोले सोशल मीडिया में, याद कीजिए 2019 में हमारा उन्होंने एक विमान गिराया था, हमारे एक
विंग कमांडर को उन्होंने 2 दिन के लिए बंदी बनाया था, सब जगह फोटो दिखाया, यहां तो एक फोटो नहीं दिखा पाए। अब हम लोग उसी के पीछे लगे। हाँ देखिए, ऐसा है, युद्ध में कुछ तो ध्वंस होता है, इसमें कोई दो बात नहीं है, मगर ये ऑपरेशन सिंदूर ये प्रमाण कर दिया हमारी जो मारने की क्षमता। हमने ये सबसे ज्यादा प्रक्षेपास्त्र यूज किया, वो उससे मारा। ये कहीं कोई नहीं इसका खंडन करता। हाँ, हमारे राजनीतिक दल, देखिए करना पड़ेगा, इनके पास विचारों के पास और है क्या, राजनीतिक लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको जनता दे सकता है, कोई दूसरा पार्टी नहीं दे सकता है। यदि जनता आपको वोट नहीं देता, आप कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हो? जनता आपको नकार दिया है, जनता आपको बोला भैया आप घर बैठो। विश्वविद्यालय का बोला, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं, IIM शिलोंग से। साहब, हम लोग क्या भूल गए? 1963 में अपने देश में पहला IIM आया था, कलकत्ता पहला। 2017 तक कोई IIM डिग्री नहीं दे सकता था। क्यों? कि हमारे सरकार ने प्रावधान नहीं रखा। बताइए कितने लाख स्टूडेंट पास किए, सब केवल डिप्लोमा लेके। उन लोगों को क्या बोला जाता था? नहीं, हमारा डिप्लोमा इतना शक्तिशाली है, भारी भरकम है कि तुम्हारे काम आएगा। ये जो आज बोलते हैं कि हम शून्य होने का कारण तो ये है, आपने क्या नींव रखा। आप तो ये भी भूल गए कि एक IIM को डिप्लोमा नहीं, उसको डिग्री देना है, भूल गए। और आज बोलते, जहां तक चुनाव भूल का है कि हाँ किसी को, मैं अभी कल एक अखबार में पढ़ के मैं दंग रह गया, मेरे को पता भी नहीं था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया हमारे प्रदेश की, कोई माननीय हमारे लिए जब तक मुख्यमंत्री रहेंगी तो रहेंगी, वो बोलती 2007 में ये की थी। ये भाई 2025 है, जिसको बोलते हैं ना वो बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ टाइम। अब कौन सा बोल रहे हो? और एक बस लास्ट बिंदु बोलता हूं, ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो चोरी हुआ, ये कौन से गैंग का नाम बोले आप? जामताड़ा गैंग। हाँ, बहुत सही। ये पश्चिम बंगाल सरकार पकड़ेगा या केंद्र सरकार पकड़ेगा? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कानून व्यवस्था किसके हाथ में? हाँ, आप बोलोगे डिजिटल ट्रांजैक्शन को ठीक करना चाहिए। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे विश्व में ये चोरी हो रहा है। मैं उससे कोई ये नहीं बोलता हूं कि केंद्र को कुछ नहीं करना चाहिए, जो स्टेप लिया जा रहा है हर दिन टाइट होता है, बट जहां तक पुलिसिंग है वो तो राज्य सरकार करेगा ना। यदि राज्य सरकार किसी को ना पकड़े तो क्या केंद्र सरकार अपने जो व्यवस्था है, क्या उस व्यवस्था में केंद्र सरकार आके पकड़ सकता है? देखिए, बोलना हाँ 33 लिस्ट, वही विपक्ष बेचारा 33 लिस्ट का भी बिंदुओं का लिस्ट नहीं देगा तो क्या करेगा? शिशिर जी ने उन कई बातों का अपने हिसाब से जवाब दिया। आइए राज मिठोलिया, चूंकि हमारा समय बहुत कम है, राज मिठोलिया जी कुछ आपको भी उसमें जोड़ना है। हाँ, कुछ समय बहुत कम आपने। इस वक्त जो स्थिति है हमारे देश की, खासकर राजनीतिक स्थिति जो बनी हुई है, इसमें जो विपक्षी पार्टियों की भूमिका वो जनता के करीब नहीं पहुंच पा रही है। उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी, सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। एक होता है नकारात्मक पॉलिसी, एक सकारात्मक पॉलिसी। तो जब आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपके सकारात्मक पॉलिसी रहेगी। आप तुलना निंदा कीजिए मोदी की, लेकिन आप खुद आगे बढ़िए, लोगों को जनता के विश्वास जीतिए। जितने चुनाव हुए हरियाणा में, दिल्ली में और फिर उसके महाराष्ट्र में, तो जनता ने वोट दिया भाई, डेमोक्रेसी है। और आप एकदम आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में सबको अपनी सत्ता चाहिए, मुझे अपनी पार्टी बनाई रखनी है, देश जाए खत्म। तो ये सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलने से नहीं होगा, हमें भी आगे बढ़ना होगा। हमें मतलब विपक्षी पार्टियों को उनकी खामियों को गिनाकर और जनता के सामने जाना होगा कि देखिए ये खामियां हैं, तब जाकर पहले आप एकजुट हो जाइए। विपक्ष आपके चाहता है, बिखराव नहीं हुआ, बिखराव हो गया ना आपके अंदर, एकजुट होना बहुत जरूरी है। विपक्ष सब चाहता है कि 100% उसको मिले। अंगणित में 100% ऑफ 0 is 0। और रिवर जी, ये जो है ना बेरोजगारी, महंगाई, 1971 में फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, वो इंदिरा गांधी जी उस वक्त थी, तो रोटी कपड़ा मकान में गाना था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई। मैंने कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट आई, ये बेरोजगारी दूर करना किसी के बस की बात नहीं है। महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी इम्पॉसिबल। मिठोलिया जी ने कुछ चीजों का बताया। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन।
सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 वर्ष और दूसरे क्रम में हमने श्री बाजोरिया से बात की, पत्रकार राज बिटले से बात की। अब हम चाहेंगे कि अरुण जी से हम बात कर लें, उसके बाद विश्वजीत मोतीलाल जो वरिष्ठ पत्रकार है वो उसका उपसंहार करें। अरुण जी, बहुत समय बहुत कम है, एक आध कोई बात आपको और बोलनी है या जी का उस पर बता सकते हैं, फिर मोतीलाल जी को कहेंगे कि वो उसका उपसंहार नहीं, करें। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि ये कह रहा है कि प्रचार का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन सैंक्शन करता है 1.1 बिलियन डॉलर का। तो ये जो है ये तो आपकी विश्व में स्थिति है। उसके बाद जो है ये जहाँ तक और अन्य मामलों का सवाल है उस पर चाइना गौर को बोलिए ना रोकने, और नहीं, और चाइना दूसरी- को बोलिए ना, नहीं, और है। हमसे तो बहुत बड़ा ये अपने आप खुद अपने- तो बोल रहे हैं। अरे अच्छा। चाइना को बोलिए ना माशे, ये अपने बोलिए। आप मैं, हाँ, अच्छा कि आपने याद दिलाया चाइना की। अरे आप अरे चाइना बोल आपने सकते हैं। याद दिलाए, और यही तो सबसे बड़ी विफलता है आपकी कि जो चाइना और पाकिस्तान का फ्यूजन नहीं होना चाहिए था कभी। आपकी शक्ति नहीं है कि आप अपना उनके संयुक्त ताकत का आप मुकाबला कर सके, और आप उस मामले में विफल हुए। आपकी कूटनीतिक विफलता चरम पर चली गई। आप इस बात को आपका कोई असेसमेंट नहीं कि अपना उनकी सैन्य चाइना का सबसे बड़ा मित्र कौन है इस देश में? तो ये चीज इस तो देश है। में कौन है? आपका पार्टी है या नहीं? जिसमें मैं पहले था, है या नहीं? अरे भाई, अपने घर का बात कर रहा हूं, मैं भी था उस पार्टी में। सबसे बड़ा मित्र तो वही है। ये बात पे मत आइए, आप आगे बढ़िए। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा मित्र, आज और आप स्थिति क्या है? फ्यूजन की बात कर रहे हैं। आप एक बात देखिए कि कैसा देश दे रहे हैं ये, कि हम जो है हंगर इंडेक्स में और ज्यादा बदतर स्थिति में चले गए। पहले जहां 127 देशों में 105वां स्थान था, इनके काल में अब 111 पे चले गए। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अब हम 60 से 126 देशों में हम 60वें पर चले गए। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से एक भूखा, पूरी तरीके से असंतुष्ट और एक मतलब बहुत ही कमजोर भारत को जो है ये हम लोग को मिस्टर मोतीलाल, अब उपसंहार करिए आप। आपने सबकी बात सुन ली, हमने सबका एक बात आपका सुन लिया। एडिटोरियल क्या बोलता है? हम खाली 2 पॉइंट हमने लाना चाहते हैं। जी हाँ, वन इज पहले बाहर, हु स्टॉप द इंडो पाक वॉर? इज इट डोनाल्ड ट्रंप? तो उत्तर देना पड़ेगा। उसमें जी थोड़ा स्वच्छता का अभाव लग रहा है। इंडियन एयरफोर्स lost a good number of fighter planes. Unfortunately, Sorry. You cannot make a false statement, sir. I'm sorry. I do not want to interrupt. Allow me to finish. It is claimed that even the Indian air chief also No, sir. Again, false statement. almost admitted this. No, almost, no, sir. He has agreed. Sir, please. You cannot I'm whitewash. sorry. You I'm cannot sorry. You whitewash cannot make a false statement. You can make a statement against BJP, against Modi ji, No, no, anyone. no. You But cannot make a false statement. Indian- Indian Air Force सेना chief के did मामले not में कम say. से कम आप कम से कम सेना के मामले में मत बोलिए। आप विपक्ष, CDS ने कहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। सेना के मामले में क्या कम से कम मैं खुद बोला हूँ। देखिए लड़ाई में मैं खुद बोल रहा हूँ कि लड़ाई में नुकसान होता हाँ, है। वही- हाँ, नहीं वही- बोला हूँ। I am with you. आप क्या बोले कि बहुत ही विमान गिरे? नहीं, नहीं। अरे साहब, लड़ाई पाकिस्तान में- नहीं दिखा पाया। सॉरी सर, मैं एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करते ही रहूंगा। सेना के खिलाफ बोलोगे, सेना के खिलाफ मैं कभी नहीं नहीं मानूंगा। हम आप कुछ सेना भी को बोलो। खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। अरे हम साहब, खाली- आप चीन के बारे में बात करो ना। चीन तो अब भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं बोलने दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आप बोलो तो मैं आपका प्रोग्राम इंटरप्ट कर रहा हूँ। भारतीय सेना के मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के सेना के खिलाफ विनती है। नहीं तो आप सीमा में घुसा हुआ है और आप एक शब्द नहीं अरे बोल साहब, रहे। छोड़ दो, आप कह रहे हैं छोड़ कि दो, नहीं मुंह मत सच्चाई है। खुलाओ। सेना को आपसे खिलाफ हम अनुरोध लोग कोई करता हूं, कुछ नहीं मत कहा। कीजिए, दूसरे विषय में बोल दीजिए। हमने अब शुरू सेना- किया था ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करके। अभी तो ये तो बहुत बात हुआ। एक लास्ट पॉइंट, हाउ आर द फार्मर्स ट्रीटेड Yes. when they came with their demands? हमारा भारत के किसान को क्या व्यवहार मिला सरकार से? एंड ऑल द स्टेट माइट, राष्ट्र का राष्ट्रयंत्र जिसको कहते हैं हम, राष्ट्रयंत्र
उसको खड़ा कर दिया गया था किसान को सामने, बिकॉज किसान ने मांगा, न्याय मांगा, विचार मांगा। यही हम बोलना चाहते हैं। मोदी सरकार के 11 वर्ष एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, एकदम पॉलिटिकल विषय है। इस पर काफ़ी ढंग से श्री शिशिर बाजोरिया जी ने उपलब्धियों के बारे में बताया, कहाँ पर हम लोग आगे बढ़े उसके बारे में बताया। अरुण माहेश्वरी जी ने अपनी आलोचना की, अपना पक्ष भी रखा, और हमारे दोनों पत्रकारों ने समीक्षा भी की, कुछ खामियां भी बताई, कुछ प्रशंसा भी की। इस प्रकार मैं समझता हूं कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पर हमने कुल मिला करके एक अच्छी, हमारे दर्शकों को अच्छी सामग्री दी है, फूड फॉर थॉट दिया है। हम बहुत आभारी हैं श्री शिशिर बाजोरिया के, श्री राज मिठोलिया के, श्री विश्वित मतीलाल के और श्री अरुण माहेश्वरी के, जिन्होंने इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए शब्द, नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।